नमस्कार दोस्तों, एसएम नॉलेज हब पर आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत है। हम केंद्रीय विद्यालय सत्र 2025-26 एडमिशन्स की कंप्लीट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम वीडियोस डाल रहे हैं कि किस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के एडमिशन्स या दाखिले की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को पहले चेक करें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके कि केंद्रीय विद्यालय में किस प्रकार से बच्चों के दाखिले होते हैं। क्लास 1 टू 12 एंड बाल बाटिका 1 टू 3 में जल्द ही रजिस्ट्रेशन के फॉर्म निकलने वाले हैं। उससे पहले आप अगर कंप्लीट प्रोसेस समझ लेंगे तो आपको अपने बच्चे का दाखिला करवाने में आसानी हो जाएगी। आज की वीडियो केंद्रीय विद्यालय, जो कि हमने समझाया हुआ था कि सिविल, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर और आईएचएल की लैंड पर बने हुए होते हैं, आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे कि हम जिस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं वह किस सेक्टर से आता है। तो आप हमारी कंप्लीट वीडियो को चेक कर सकते हैं। हमने वेबसाइट से चेक करना बताया कि आप किस प्रकार से स्कूल को चेक कर पाएंगे। आज की वीडियो केंद्रीय विद्यालय में जितने भी एडमिशन्स होते हैं वह प्रायोरिटी कैटेगरी के वाइज ही होते हैं। प्रायोरिटी कैटेगरी प्लस वैलिड ट्रांसफर्स, देन साथ साथ आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए। तो हम कैटेगरी 1 टू 5 में कौन कौन से पेरेंट्स किस कैटेगरी से अपने बच्चे के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आज हम डिफाइन करेंगे। तो पेरेंट्स में स्टार्ट करती हूँ। यह सर्कुलर हमने लास्ट ईयर का ओपन किया हुआ है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगी कि केंद्रीय विद्यालय जो कि सिविल और डिफेंस सेक्टर के अंडर में आते हैं, वहां पर कैटेगरी 1 टू 5 एलिजिबल होती हैं, और जो स्कूल्स प्रोजेक्ट और आईएचएल के सेक्टर में आते हैं वहां पर 1 टू 6 कैटेगरी एप्लीकेबल रहती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल एंड डिफेंस सेक्टर के विद्यालयों की। कैटेगरी 1 में ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की जॉब ट्रांसफरेबल है या नॉन ट्रांसफरेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, या जो जिनके पेरेंट्स रिटायर्ड हो चुके हैं, जो कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, वह सभी बच्चों को कैटेगरी 1 में रखा जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, लाइक आर्मी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, बीएसएफ, आईटीबीटी, इस तरीके के ऑफिस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो वह कैटेगरी 1 से अपने बच्चे के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल पीएसयूज एम्प्लॉइज के बच्चे जैसे एम्स, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनलाइज्ड बैंक और इंश्योरेंस, केबी एक्सेट्रा के जो एम्प्लॉइज हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको कैटेगरी 2 में रखा जाता है। अगर आप और डिटेल से देखें तो मैं बता देती हूँ आपको, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फुली या इक्वल टू और मोर देन 50% गवर्नमेंट के कंट्रोलिंग में रहते हैं, ऐसे सेक्टर्स को ऑटोनोमस बॉडीज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ द सेंट्रल या स्टेट एज द केस में भी डिफाइन किया गया है। और जो ट्रांसफरेबल या ट्रांसफर्स होते हैं कि आपने पिछले 7 सालों में कितने ट्रांसफर्स लिए हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का एडमिशन प्रायोरिटी और पिछले 7 सालों में माता पिता या पेरेंट्स के ट्रांसफर के अनुसार होता है। जितने ज्यादा ट्रांसफर्स रहेंगे उनके बच्चों के एडमिशन्स के चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं। जैसे सबसे पहले कैटेगरी 1, और उनमें भी जिन माता पिता के बच्चों के ट्रांसफर सबसे ज्यादा रहे हैं, उनको एडमिशन्स की प्रेफरेंस पहले दी जाती है। और जो वैलिड ट्रांसफर है, उसकी डेफिनेशन में अगर हम देखें तो पिछले 7 सालों में आपकी जो पोस्टिंग है, कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए, और एक जगह आपके ठहरने की अवधि मिनिमम 6 मंथ होना जरूरी है। यानी कि आपका जो डिस्टेंस है वह 20 किलोमीटर से ज्यादा रहना चाहिए, और जो आपने काम किया है वह मिनिमम 6 मंथ रहना चाहिए, तभी आपका एक ट्रांसफर वो काउंट किया जाएगा। अगर यह दोनों क्राइटेरिया आपके फुलफिल होते हैं तो वह आपके बच्चे के एडमिशन्स के चांसेस पहले रहते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, प्रेफरेंसेस इन एडमिशन टुवर्ड्स विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट्स इन द लास्ट 7 ईयर्स। जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे, अगर आपके ट्रांसफरेबल जॉब है और नंबर ऑफ ट्रांसफर्स ज्यादा है, तो आपके बच्चे को एडमिशन को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। इसके साथ साथ थर्ड नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, लाइक पीडब्ल्यूडीज, एजुकेशन, पुलिस, कोर्ट, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, बैंक, इस तरीके के जो एम्प्लॉइज है जिनकी जॉब ट्रांसफरेबल है या नॉन ट्रांसफरेबल है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वह कैटेगरी 3 से अपने बच्चे के फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कैटेगरी 4 में चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो हमने सेकंड नंबर पे बात करी वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, और जो फोर्थ नंबर पे लिखा है वह है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। तो कैटेगरी 1 टू 4 आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हो गई। और कैटेगरी 5 अगर इन सब में कवर्ड नहीं होते हैं, किसी और कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं,
किसी भी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है या अदर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप कैटेगरी 5 में लाई करेंगे। ऑल दोज नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द कैटेगरीज 1 to 4 लिस्टेड अबव, जो 1 to 4 कैटेगरी में नहीं आते हैं वह कैटेगरी 5 से अपने बच्चे के फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें प्रायोरिटी के साथ साथ रिजर्वेशन का क्राइटेरिया भी साथ साथ चलता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, लाइक ओबीसी एनसीएल में अगर 27% का रिजर्वेशन है, अगर हम कैटेगरी 1 और 2 में देखें, अगर वो 27 बचे या 27% का क्राइटेरिया कैटेगरी 1 और 2 से फुलफिल नहीं होता है, तब कैटेगरी 3 और 4 से भी ओबीसी एनसीएल के बच्चों को पहले सेलेक्ट किया जाएगा। चाहे कैटेगरी 1 से अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो पहले उसको नहीं लिया जाएगा, पहले जो रिजर्वेशन डिसाइड किया गया है उन बच्चों को लिया जाता है, जो कि ओबीसी एनसीएल के लिए 27% का क्राइटेरिया है, एससी के बच्चों के लिए 15% का क्राइटेरिया है, उसी प्रकार से एसटी के बच्चों के लिए 7.5% का क्राइटेरिया है, और जो आरटीई कोटा है वह 25% का क्राइटेरिया रखा गया है। तो उस हिसाब से जब मेरिट निकाली जाती है तो रिजर्वेशन प्लस प्रायोरिटी के साथ साथ लिस्ट निकाली जाती है और कैटेगरी वाइज लिस्ट बनाई जाती है, जिसको मैं आने वाली वीडियोस में और भी डिटेल से आपको समझाऊंगी। आज मैं आपको कैटेगरी 1 to 5 बता देती हूँ कि किस कैटेगरी में कौन से पेरेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो यह बात हो गई ऐसे केबीज जो कि सिविल और डिफेंस सेक्टर में आते हैं, वहां पर कैटेगरी 1 2 एप्लीकेबल होती है। इसके साथ साथ ऐसे स्कूल, ऐसे केंद्रीय विद्यालय जो कि प्रोजेक्ट सेक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग पर बने हुए हैं या लैंड पर बने हुए हैं, तो वहां पर बस थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ऊपर हमने कैटेगरी 1 to 5 पढ़ी है वह 2 से लेके 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, और कैटेगरी 1 में ऐसे एम्प्लॉयज जो कि प्रोजेक्ट सेक्टर या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के स्पॉन्सर्स ऑफ विद्यालय या फैकल्टी या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि लॉन्ग रिसर्च प्रोजेक्ट पे एंगेजमेंट है, या रेगुलर काउंसिल ऑफ वार्डन्स एम्प्लॉयज हैं, या चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज ऑन डेपुटेशन टू द कंसर्न प्रोजेक्ट या आईएचएल, या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं जो कि डायरेक्टली हायर्ड किए गए हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या आईएचएल के लिए, तो इन एम्प्लॉयज के बच्चों को फर्स्ट प्राथमिकता दी जाती है। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है, जो केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट सेक्टर और आईएचएल के लैंड पर बने हुए हैं वहां पर इन एम्प्लॉयज के बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद ही कैटेगरी 2 से 6 तक बनाई गई है। जो 1 to 5 थी यहाँ पर 2 से लेकर 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमने पहले अभी सिविल और डिफेंस में पढ़ी थी। कैटेगरी 2 वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कैटेगरी 3 जो ऑटोनोमस बॉडीज या पीएसयूज या आईएचएल के सेक्टर में आ जाते हैं, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करते हैं ऐसे सेंट्रल एम्प्लॉयज, फिर 4th नंबर पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, देन 5 नंबर पर ऑटोनोमस बॉडीज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, देन 6th नंबर पर जो इन सब में कवर्ड नहीं होते हैं वह कैटेगरी 6 से अप्लाई करेंगे। इसमें भी सेम वही कंडीशन है। पिछले 7 सालों में जिन पेरेंट्स के सबसे ज्यादा ट्रांसफर्स हुए हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। और मोस्टली जो केंद्रीय विद्यालय है वह सिविल और डिफेंस सेक्टर में ही आते हैं। कुछ ही स्कूल्स होंगे जो कि प्रोजेक्ट सेक्टर या आईएचएल के लैंड पर बने हुए होते हैं, और इसको चेक करने का कंप्लीट प्रोसेस हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो आज की वीडियो से आपको कंफर्म हो गया होगा कि आप किस कैटेगरी से अपने बच्चे के फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कैटेगरी 1 to 5 जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, और जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सही कैटेगरी को आपको चूज करना है। अगर आपने गलत कैटेगरी चूज कर दी और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप वह डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाए तो भी आपके बच्चे के एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक डेफिनेशन अच्छे से समझा रही हूँ, जिससे आपका कंप्लीटली माइंड क्लियर हो जाए कि हमें किस प्रकार से अपने बच्चे के रजिस्ट्रेशन करना है, सही फॉर्म को फिल करना है, और किस प्रकार से मेरिट निकाली जाती है, किस प्रकार से लिस्ट जारी की जाती है। आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगी। आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैटेगरी 1 to 5 किस प्रकार से डिफाइन की गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए कंप्लीट केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन से संबंधित वीडियोस बना रही हूँ, जिससे कोई भी पेरेंट्स को कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि एक छोटी सी गलती से बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है और बच्चा का एडमिशन्स अगर मेरे कोशिश से हो सकता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको इन्फॉर्मेशंस देने की। आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर्स देने की इच्छा रखती हूँ। साथ ही साथ आने वाले समय में मैं आपका क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखूंगी, जिससे आपको कोई भी डाउट है तो क्लियर हो जाए। इसी के साथ साथ आज की वीडियो में समाप्त करती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।